हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट फिर से लेके आई हूँ। तो आज इसे हम सॉल्व करेंगे और आपको सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे 2011 से 2024 तक के। तो आप चैनल पर बने रहे। इससे पहले भी आपको प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी क्लासें भी आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य और करना पड़ेगा। आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर आपको सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, ठीक है। तो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्लासें ही मिल पाएंगी, क्योंकि दो दो जगह एक ही सेम वीडियो को यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, और दोनों ही जगह फिर क्लास देना इतना मतलब नहीं हो पाता है। तो यहाँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी और आप सेकंड चैनल पर जाकर के आप टॉपिक वाइज सारी तैयारी कर सकते हैं। तो आप उसे सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। पूर्ण पेडागोजी के साथ हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है आपका शैशव काल की अवधि है, और ये देखो आपका प्रश्न है बाल विकास के सिद्धांतों से, ठीक है। यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस अवस्था में कौन सा विकास होता है। तो और ये सारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, सेकंड चैनल को। तो शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक। तो राइट आंसर है आपका नंबर बी। यानी शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। यानी 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो हम ये क्लियर कर सकते हैं कि बच्चा तेज बुद्धि का है या फिर मंद बुद्धि है, ठीक है। हम बता सकते हैं, यानी उसका जो मानसिक विकास होता है वो 2 वर्ष तक हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें चेंजिंग तो होती ही रहती है, आजीवन हम सीखते रहते हैं, और शारीरिक विकास आपका 18 से 20 वर्ष की उम्र तक पूरा पूरा हो जाता है, और ये मानसिक विकास आपका 2 वर्ष तक। अगला है आपका पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। अब देखो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। तो पहली है आपकी 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7, 7 से 12, 12 से 16, ठीक है। तो जीन पियाजे की जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है उसका नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गति के इसको संवेदी गामक भी कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक। देखो सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक, या फिर इसको इंद्रिय जनित भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित, यानी बच्चे यहाँ अपनी इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है 0 से 2 वर्ष में। आप अपने आसपास के बच्चों को देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आपके घर में कोई बच्चा है उसको देखना शुरू कर दीजिएगा, यानी हर अवस्था के बच्चा आपको 0 से लेकर के और 16 वर्ष तक के बच्चों को आप मतलब अवलोकन शुरू कर दीजिएगा। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो संवेदी, यानी बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है हर चीज में। तो ये संवेदी गामक और इंद्रिय जनित। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक अवस्था भी इसे कहते हैं। तो ये 2 पे समाप्त हुई है, ये 2 से शुरू हो जाती है 7 वर्ष तक। फिर आपकी मूर्त या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहती है, यानी बच्चा यानी बच्चे को मूर्त चीजें दिखा करके, ठीक है। जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो उस वस्तु का बच्चे को दिखाना पड़ता है। जैसे हम गाय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गाय को बच्चे को चाहे फोटो दिखाओ चाहे रियल में दिखाओ, उसको दिखाना पड़ता है। फिर यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 से 16 वर्ष या फिर 12 से 15, 12 से ऊपर, इस तरीके से आपको मिलेगी। तो यहाँ बच्चा क्या है, औपचारिक चिंतन यानी अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। औपचारिक भी कहते हैं इसको, अमूर्त भी बोलते हैं, बहुत तरीके से मिलेगी। और ये जो जीन पियाजे पर मैंने आपको वीडियो दे रखी है, आप उन्हें अवश्य देखें।
अगला प्रश्न है आपका, विकास डैश से की ओर बढ़ता है। अब देखो, विकास क्या सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो बच्चे का जो भी विकास होता है ये सीधा सीधा आपका है, ठीक है, कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी पहले सामान्य विकास होता है किसी भी बच्चे का, ठीक है, फिर उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे कि बोलने से लेकर के हम उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा पहले क्या है, पहले बच्चा बलबलाना, आवाज निकालना, एक एक शब्द सीखता है, पा बा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसका विशिष्ट विकास होता है, फिर वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है, बाबा दादा, फिर कुछ और शब्द उसमें होते हैं, फिर धीरे धीरे यानी वो परिपक्वता की ओर चलता जाता है। तो विशिष्ट विकास हमारा बाद में होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। बच्चा पहले पैरों के बल चलना सीखता है, घुटनों के, ठीक है, फिर बाद में वो दौड़ना सीखता है। पहले पेट के बल चलता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर उसके बाद खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीखता है। तो इस तरीके से सबसे पहले सामान्य विकास होता है, और इसको आप इस तरीके से समझ के चलिएगा कि जैसे सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, फिर इसके आसपास का विकास होता है, ठीक है। जैसे कि हथेली का विकास हुआ है, फिर इसके बाद उंगलियों का विकास होता है। तो इस तरीके से सामान्य विकास पहले और सामान्य से विशिष्ट। तो राइट आंसर आपका नंबर ए। और देखो, मैं पूर्ण व्याख्या के साथ आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कि हाँ ये जो मैं व्याख्या कराती हूँ पेडागोजी पर आपकी पकड़ बनवाना चाहती हूँ, क्या वास्तव में अच्छी है, तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहयोगात्मक सहभागिता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सहयोग देना, ठीक है। यानी इसे क्या कहा गया है, ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास आपका वही जो है अभी हमने बताया था कि पहले केंद्र का विकास होता है, फिर उसके आसपास का चीजों का विकास होता है। ये समीपस्थ या निकटस्थ विकास भी आपका, और ये आपका शीटेट में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, या फिर अहम केंद्रिता, ठीक है। तो यानी स्कीमा क्या है, यानी बच्चे अपनी जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, उस ज्ञान का वो क्या करते हैं, तो उस ज्ञान को वो यानी अपनी जो उसकी जानकारी होती है, ठीक है, उसको वो जोड़ करके रख लेते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, इसको स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। यानी उनकी जो अवधारणा होती है, उन्होंने किसी चीज के बारे में, ठीक है, जो अवधारणा बना ली है, जो धारणा बना ली है, वो उसकी स्कीमा है। अब इसकी माँ में बदलाव, ठीक है, यानी बच्चे ने जैसे पहले से सीख लिया है कि जो भी काला पक्षी होता है, ठीक है, वो कौवा होता है, लेकिन वैसे ही उसको कोयल दिखती है, ठीक है, फिर वो बदलाव कर देता है कि हर काला पक्षी कौवा नहीं होता है, कोयल भी होती है। तो ये उसकी जो स्कीमा थी उसमें बदलाव हुआ है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अनुकूलन भी नहीं है, आत्मसातकरण भी नहीं है, अहम केंद्रिता भी नहीं है, ये क्या है, आपका समायोजन है। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है, उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान का अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता, तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है।
मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है, यानी मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था आपकी कितनी होती है, तो मध्य बाल्यावस्था आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तो अहम केंद्रित या समाजीकृत या अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व या अपरिपक्व। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, समाजीकृत और अहम केंद्रित, यानी बच्चा समाज के प्रति। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में समाजीकृत के बजाय, ठीक है, अहम केंद्रित अधिक है, यानी 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अहम केंद्रित से ज्यादा होता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है, और जो मतलब वो सोच रहा है वही ठीक है, तो अहम केंद्रित ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। बालक सामाजिक नियमों के प्रति होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को स्वीकार भी नहीं करता है। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है मध्य बाल्यावस्था में, आपने देखा होगा कि उसके पास चाहे खाने पीने की कोई भी वस्तु है, वो अपने भाई बहनों से भी बहुत कम ही शेयर करता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल। अब देखो, वे गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होगी जिनमें खेल शामिल नहीं है, खेलों को शामिल अवश्य करना है। और प्रतिबंधित परिवेश में है तो ये भी आपका गलत हो गया, बच्चा एक कोने में बैठा रहेगा तो कैसे सीखेगा। बाल केंद्रित का अर्थ है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें, ठीक है, गतिविधियां करें, सक्रिय रहे बच्चा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। और देखो, ये बुद्धि से प्रश्न भी आपके सीडीपी में अवश्य पूछे जाते हैं। सीडीपी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, ईवीएस के भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। ठीक है, और बुद्धि से भी प्रश्न आपके आते हैं, बहुबुद्धि, और ये बहुबुद्धि आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। ठीक है, यानी उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, जैसे संगीतकार में संगीत में, ठीक है, और जो कवि वगैरह होते हैं उनमें भाषाई होती है। इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी यहाँ मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो मधुर संगीत तो ये आपकी हो गई संगीत में। गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत में ये सांगीतिक बुद्धि है। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत की सामर्थ्य व निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। और देखो, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आपको सीटेट ट्रिक और टिप्स पर भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। आपकी सीडीपी पेडागोजी पर भी सारी क्लासें दी जा चुकी हैं। ठीक है, तो वहां आपको सीडीपी की पेडागोजी पर जाकर के देखिएगा। हिंदी पेडागोजी कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके सारी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप उन्हें फिर से नई क्लास देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है, यानी जब शिक्षक ये सोचने लगे कि लड़कियां गणित में कमजोर हैं और लड़के अच्छे होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो नीतिपरक, लिंग, जेंडर पक्षपाती शिक्षा पर और सही दृष्टिकोण, ये हमारे समाज में बहुत सालों से ऐसा मतलब ये धारणा बनी आ रही है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उनको गणित मत लेने दो। लेकिन ये धारणा कैसी है, ये नहीं लिंग, जेंडर, ठीक है, पक्षपाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी गणित में अच्छी होती हैं, लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। ठीक है, शुरू से हम क्या करते हैं कि लड़कियों के प्रति भेदभाव, यानी घर से एक ऐसा माहौल बना के चलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और वही दृष्टिकोण बच्चियों के मन में बैठ जाता है, तो फिर वो इस चीज में रुचि लेना बंद कर देती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, बच्चे यानी हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो देखो, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, परिवेश और को परिवार के अनुरूप नहीं बदल सकते हैं, और बच्चे को परिवेश के अनुरूप भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, ठीक है, हमारी जो व्यवस्था है, हम उसे बच्चे के अनुरूप बदल सकते हैं, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है कि हमें बच्चे के अनुकूल चलना है। देखो, सीटेट सीडीपी में आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अनुकूल चलना है, बच्चे को सम्मान देना है, बच्चे की भावनाओं को सम्मान देना है, बच्चे की जो कार्य क्षमता है उसको ध्यान देना है। बच्चा कैसे भी सीखता है उसी तरीके से आपको उसको सिखाना है। बच्चे के लिए क्या उपयोगी हो सकता है वो सब कुछ आपको करना है। पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रैक्टिस मिलेंगी, बस आप लगाते रहिएगा, अपनी सीडीपी मजबूत करते रहिएगा। ईवीएस की भी प्रैक्टिस आपकी चल रही है, और आपको सभी सब्जेक्टों की, सभी विषयों की प्रैक्टिस, पूरी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। ठीक है, यानी बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। और अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की। यानी शिक्षक एक सुगमकर्ता हो सकता है कि बच्चा जो भी अपने ज्ञान का निर्माण करता है तो उसको वो सुगम बना दे। ठीक है, यानी बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करना चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधि मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। अब देखो, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनमें इनमें से एक विशेषता नहीं है। तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी है आपका, ये भी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और देखो, जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से प्रश्न आपके सीडीपी में अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को आप अवश्य पढ़ें। और साथ ही साथ वाइगोत्स्की और जीन प्याजे से आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं, तो दोनों भाषाओं में प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ आपके गणित में भी प्रश्न बनते हैं। तो आपके जीन प्याजे, वाइगोत्स्की से कम 8 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कम से कम 8 बनते हैं, कभी कभी ये 10 प्रश्न भी चले जाते हैं। तो आप इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, आप गूगल से सर्च करके पढ़िए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। जहां भी आपके नोट्स हैं उनको बार बार पढ़िएगा, कैसे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा। यानी कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पूर्व परंपरागत स्तर। अब देखो, पूर्व परंपरागत स्तर पर क्या कहेगा? ठीक है, तो इन्होंने कितने चरण और अवस्थाएं दी है? ठीक है, तो इनके 3 चरण और 6 उसकी अवस्थाएं, इस तरीके से 3 अवस्थाएं और 6 चरण हैं इनके नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो पूर्व परंपरागत जो इनकी ठीक है अवस्था है, तो इसमें एक नैतिक निर्णय, बच्चा जब नैतिक निर्णय लेगा तो इसमें से किस तरफ वो जाएगा, ये पूछा गया है। प्रश्न को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतर्निहित और संभावित दंड, क्योंकि ये पूर्व परंपरागत जो अवस्था होती है
यहाँ बच्चा जो समाज के नियम बने होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है। देखो व्याख्या देखते हैं इसकी। कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत होता है। आत्म केंद्रित निर्णय, इसमें बालक अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम का परवाह नहीं करते। दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन, और यही आपका पूर्व परंपरागत में आता है। इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित वो संचालित होता है। तीसरा है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहली जो अवस्था होती है तो इसमें बच्चा अपनी इच्छाओं, अपनी पसंद और नापसंद को ज्यादातर महत्व देता है। दूसरे पर समाज को महत्व देता है, और तीसरी में वो स्वयं अपनी इच्छाओं के अनुसार अमूर्त चिंतन के द्वारा, ठीक है, हर निर्णय को स्वयं लेता है। शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। अब देखो ये शिक्षार्थी है, आपके पास छात्र है, अधिगम करता है, ठीक है। तो अब वैयक्तिक भिन्नता यानी प्रत्येक विद्यार्थी आपका भिन्न है, कोई भी विद्यार्थी सेम नहीं होते हैं, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अब संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो शिक्षिका को करना चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विविध प्रकार की जो भी शैक्षिक परिस्थितियां हैं उनको उपलब्ध करा सकती है, जैसे कि बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वो अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो विविध प्रकार का, विभिन्न प्रकार का जो भी परिस्थितियां हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए, परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। बच्चे की किस चीज में ज्यादा रुचि है, ये सारी चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। देखो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का, यदि सभी का एक क्रम होता है कि 2 से 4 वर्ष का बच्चा ये सीखेगा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा चलना सीख जाएगा, थोड़ा बहुत शब्दों का बोलना सीख जाएगा, ठीक है। किस एज में क्या होता है, और विकास के सभी जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, ठीक है, शैक्षिक हो, और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम भी होते हैं, लेकिन एक गति से विकास सबका नहीं होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? यानी आप बच्चे का आकलन सबसे बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। अब देखो बाह्य एजेंसी के द्वारा भी नहीं करना चाहिए, और 2 बार भी नहीं करना चाहिए, और सत्र की समाप्ति पर भी नहीं करना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी आप शिक्षण के साथ ही साथ आपको आकलन करना है। तो राइट आंसर है आपका नंबर बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, जिससे बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके और उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का कार्य करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक
से संबंधित है। देखो अगर वीडियो लंबी होती है, लेकिन वीडियो लंबी होने के साथ-साथ, क्योंकि मैं पूर्ण व्याख्या के साथ आपको ये प्रैक्टिस लगवाती हूँ। अगर आप इन प्रैक्टिस को हमारे साथ लगाओगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपको कहीं दूसरी जगह से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जितनी भी प्रैक्टिस लगवाती हूँ, आपको जो भी टॉपिक होता है उसको पूरा क्लियर करवाती हूँ। अपसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता से संबंधित है, तो सृजनात्मकता से संबंध आपका अपसारी चिंतन से हो जाएगा। देखो अपसारी चिंतन यानी किसी भी चीज का सिर्फ एक ही आंसर निकलना। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। या फिर आपका नाम क्या है? भारत। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? गांव में या शहर में? इस तरीके के प्रश्न। आपके स्कूल का क्या नाम है? या आप कोई भी प्रश्न बच्चे से, तो उसका एक छोटा सा आंसर निकल करके आए। लेकिन वही आप कब, क्यों, कैसे, इस तरीके से बच्चे से प्रश्न पूछते हो, यानी एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जाए। ठीक है, ऐसा क्यों है? जैसे कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों है? भारत की जगह और क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? इस तरीके से तो बच्चे अपनी अपनी यहाँ राय रखते हैं। तो ये सृजनात्मकता को आपको बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? अब देखो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। आपको जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए तो आपको वाइगोत्स्की के साथ जाना है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार। अब देखो आकर्षक पुरस्कारों से बच्चे क्या है कि कुछ दिन सीखते हैं, ठीक है, फिर उससे भी ऊब जाते हैं और ये स्थायी उद्गम नहीं होता है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग करके बच्चे की क्या हमें पता चलेगा। बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते हैं और दंड तो हमें किसी भी हालत में बच्चे को नहीं देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अब देखो प्रश्न है आपका, बच्चे यानी बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यो ज्यो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। देखो चिंतन में वयस्कों की भांत नहीं होते हैं, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच बहुत ही ज्यादा होती है, परिपक्वता बिल्कुल भी नहीं होती है। रीते बर्तन के समान नहीं होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा बच्चे ज्ञान का अर्जन स्वयं करते हैं। निष्क्रिय भी नहीं होते हैं, बच्चों से ज्यादा तो और सक्रिय कोई होता ही नहीं है और ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, यानी हर चीज को जानने की उनकी इच्छा होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पक्षी क्यों उड़ते हैं, तालाब में पानी क्यों है, सूरज क्यों निकलता है, आसमान नीला क्यों है, ये तारे इतने क्यों है, इतने सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं। आप अपना बचपन याद करिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हम भी कितने जिज्ञासु थे। आज हम भाग दौड़ में ये सारी जिज्ञासाएं हमारी समाप्त हो जाती है, ठीक है, और हम परिपक्व भी हो जाते हैं, सीख भी जाते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। तो राइट आंसर आपका नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। अब देखो बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक अभिन्न अंग होती है, यानी अधिगम। त्रुटियां क्या है? त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, एक अंग है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका नंबर बी। व्याख्या देखेंगे इसकी। अभी एक ऑप्शन और रह गया था इधर। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है
और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे, उन पर अधिक ध्यान न दे। देखो बच्चों की मतलब त्रुटियों पर आपको ध्यान तो अवश्य देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसको डांट देना है या फिर ताकि डांट दोगे तो फिर बच्चा अगली एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई भी आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको उसको सिखाना है, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि से ही बच्चे बार बार सीखते हैं। त्रुटियां सभी से होती हैं, हमसे भी होती है। जैसे हम साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियां होती है, हम गिरते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए। अब देखो कड़े नियम तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं बनाना है, तो गलत हो गया है। ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं, आपको पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, कड़े नियम आपको नहीं बनाना है, दंड भी नहीं देना है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार। अब देखो वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आएंगे उनका आपको तिरस्कार नहीं करना है, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आए, आपको सभी बच्चों का सम्मान करना है। ये समावेशी शिक्षा कहती है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। अब ये भी गलत हो गया। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो राइट आंसर आपका नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अक्षमता, परावर्तकता स्तर या अधिगम शैली। तो राइट आंसर है अधिगम शैली। देखो कोई बच्चा शांत वातावरण में पढ़ता है, कोई म्यूजिक चला के पढ़ता है, कोई अपने मित्रों के साथ बेहतर सीखता है, तो ये अधिगम शैली। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, पढ़ना, आप जो भी समझे। ठीक है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। हमारे पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ठीक है, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22 भाषाओं को। फिर इन भाषाओं की भी अलग अलग बोलियां हैं। जैसे हिंदी की तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, ठीक है, खड़ी बोली, इस तरीके से उसकी भी हिंदी होती है, बिहारी हिंदी। तो फिर बहुत सारी बोलियां भी हैं। तो भाषा में क्या है, बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। विशेषकर कक्षा 1 से सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग कर, देखो दंडित नहीं करना है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त पूछा है, आपसे नेगेटिव नहीं पूछा है, तो नेगेटिव के साथ नहीं जाना है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा, तो ये भी आपका गलत हो गया। आपको सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा कहती है, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, चाहे आप में कोई भी विभिन्नता हो, भाषिक हो, ठीक है, आपकी भाषा की हो, आपकी आर्थिक हो, ठीक है, शारीरिक हो, लेकिन आपको एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा, यानी सभी भाषाओं का सम्मान करना है बच्चे को, और भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना है। यानी बच्चा अपनी भाषा की अभिव्यक्ति को आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करते हैं, ताकि बच्चे भाषा का अर्जन सहजता से कर सकें, सरलता से कर सकें। प्रकृति पोषण विभाग में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैव की विशिष्टताएं, वंशानुक्रम, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिलताएं। तो राइट आंसर आपका नंबर बी, यानी प्रकृति पोषण विभाग को अंग्रेजी में नेचर वर्सेस नेचर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों, स्वभाव अथवा प्रकृति की ओर उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए, अब देखो पदार्थों के और विज्ञापन के लिए ही नहीं है, यहाँ समाजीकरण की बात हो रही है, तो गलत हो गया। समाजीकरण केवल माता पिता के परिवार के द्वारा ही नहीं होता है। ठीक है,
समाज विद्यालय से भी हमारा होता है, समाज में भी होता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आपका नंबर सी। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो राइट आंसर आपका नंबर सी। जैसे वर्तमान परिदृश्य में जनसंचार माध्यमों की पहुंच हर व्यक्ति तक हो गई है, ऐसे में समाज की अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही है। चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि हो, सबने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत हो गया आपका। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। एक ऑप्शन, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्योंकि इससे नहीं पूछा है। ठीक है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे कथनों में से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ कक्षा में ही नहीं सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अधिक अंक लाना के लिए ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। स्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है। प्रत्येक गतिविधि के रूप में पुरस्कार और दंड भी आपको बच्चे को नहीं देना है। देखो, दंड भी नहीं देना है, पुरस्कार भी नहीं देना है। बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने के लिए उद्यम सहायता, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य और कठोर मानदंड, ये भी आपका गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीति। तो देखो, परिवार समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारण आपका कारक परिवार होता है। पहला भी हमारा समाजीकरण का कारक परिवार ही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, गलत हो गया। ठीक है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये भी गलत हो गया। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका नंबर सी हो गया, यानी बच्चे समूह में एक दूसरे अपने मित्रों के साथ ज्यादा अच्छा सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चे डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और ये आपका अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न है। ठीक है, तो पठन अक्षमता, और इस पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, पूर्ण ट्रिक के साथ दी जा चुकी है। लेखन अक्षमता, गणितीय और गति समन्वित, तो देखो पढ़ने से संबंधित है ये आपकी, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका नंबर ए, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। डेली आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।